क्या आप जानते हैं ये है एक घर, सपनों का महल, जिसे बड़ी ही मेहनत से बनाया और सजाया गया है। यहाँ पर रहता था एक खुशहाल परिवार। बाहरी दुनिया के लिए तो यही था, लेकिन दीवारों के पीछे क्या चल रहा है वो तो शायद खुद घर वालों को भी नहीं पता। कर्नाटक का ये तटीय डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर हमेशा शांति रहती है, वहाँ एक रात परिस्थितियों ने ऐसा करवट लिया कि परिवार के हंसी के ठहाके न्याय की गुहार में बदल गए। अफवाहों के तूफान ऐसे कड़वे सच की आंधी में परिवर्तित हो गए जिसका सामना अब परिवार को करना था। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं अजयकर के बालकृष्ण पुजारी केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के कारकल तालुका से। यही अजयकर थाना क्षेत्र में मारले ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये घर है, जहाँ पर छोटा सा परिवार रहा करता था, पुजारी परिवार। इसमें मुखिया थे बालकृष्ण पुजारी, इनकी पत्नी थी प्रतिमा पुजारी और 2 बच्चे थे। ये घर भी अभी नया नया बनाया था। नवंबर 2023 के आसपास गृह प्रवेश हुआ था। कुछ ही मीटर दूर देवपुट्टी नामक इलाके में इनका पुराना वाला घर था, जहां पर परिवार के बाकी लोग रहा करते थे, बालकृष्ण के माता पिता, भाई बहन। यहीं आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर बाकी रिश्तेदारों का भी घर था। वाइफ प्रतिमा का मायका भी पास नहीं था। बालकृष्ण पुजारी पहले अपनी फैमिली के साथ मुंबई में रहा करते थे और वहीं पर काम काज करते हैं। ये किसी होटल में मैनेजर के रूप में नौकरी कर रहे थे, लेकिन फिर समय आ जाता है कोविड का। सब कुछ बंद हो गया, थम गया। कई लोगों की नौकरियां चली गईं। इसी बीच बालकृष्ण पुजारी को भी अपने परिवार को लेकर वापस उडुपी के होम टाउन आना पड़ता है। अब यहीं इन्होंने कारगिल के निट्टे कॉलेज में कैंटीन शुरू किया और चलाने लगे, जो अच्छे से चल पड़ता है। 44 साल के बालकृष्ण की शादी 36 साल की प्रतिमा से 18 साल पहले हुई थी। पति पत्नी में बहुत प्रेम था। ये दोनों सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थे और साथ में रील्स बनाते थे, वीडियोस बनाते हैं। कोविड की वजह से इस परिवार में थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है। सेविंग्स तेजी से कम हो रही थी। ऊपर से दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे, जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी। उनके पढ़ाई लिखाई के खर्च भी बढ़ रहे थे, उसको भी देखना था। यही सब सोचकर प्रतिमा ने अपने पति से कुछ बात की। इनके पास घर में कुछ खास करने के लिए नहीं होता है। ज्यादातर समय ये खाली बैठी रहती हैं, फोन चलाती रहती हैं। इससे अच्छा कि ये भी कुछ काम कर लें। ऐसे पति पर भी जिम्मेदारियों का बोझ कम हो जाएगा। बालकृष्ण को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। इन्होंने अपनी पत्नी की पसंद के अनुसार उसे ब्यूटी पार्लर का, मेकअप का कोर्स कराया। उसके बाद कारकल में रेंट पर दुकान दिलवा दी। प्रतिमा ब्यूटी पार्लर ओपन करती हैं और खुशी खुशी काम करने लगी। इनका भी काम अच्छे से चल पड़ता है। अक्सर ये सोशल मीडिया पर क्लाइंट्स के मेकअप रील्स भी अपलोड करती। अब इस परिवार की लाइफ पटरी पर थी। दोनों पति पत्नी मिलकर पैसे कमा रहे थे। बच्चे भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे थे। फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल हो रही थी। चूंकि इलाके में इस परिवार के रिश्तेदारों का घर भी आसपास में था, तो सबका एक दूसरे के घर पर आना जाना होता रहता था। वैसे प्रतिमा के एक भाई थे, संदीप। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बड़े भाई थे। इनका अपने जीजा जी बालकृष्ण पुजारी से अच्छी बनती थी। जीजा और साले साहब में अपनापन बहुत था। दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। एक दूसरे के लिए भाई जैसा दर्जा था, इज्जत थी। अब इस खुशहाल और हंसते खेलते परिवार को किसी की बुरी नजर लगने वाली थी। अगस्त 2024 बालकृष्ण पुजारी की तबीयत खराब होती है। इन्हें बुखार आता है, साथ में पेट दर्द होने लगा, उल्टियां शुरू हो गईं। लगा कि हो सकता है कि मौसम अचानक से बदल रहा है, इसलिए बुखार आ गया है। बाहर कोई अजीब चीज खा ली होगी जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, इसलिए पेट खराब हो गया। पुजारी एरिया के किसी लोकल डॉक्टर से चेकअप कराते हैं। डॉक्टर ने दवाई दी और ये ठीक हो गए। वापस से सब नॉर्मल हुआ। लेकिन अब इन्हें इसी तरह छोटी छोटी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कभी बुखार आ जाना, कभी उल्टी दस्त होना, पेट दर्द, स्किन पर खुजली होना, आंखों के सामने धुंधलापन आना। बालकृष्ण पुजारी ये सब झेलना शुरू करते हैं। ऐसा करीब 1-1.5 महीने चलता रहा। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि बेटे को हुआ क्या। सभी लोग परेशान थे। इसके बाद सितंबर के दूसरे हफ्ते में लगा कि एक बार किसी बड़े हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर से जांच कराना चाहिए। अब पहली बार परिवार के लोग बालकृष्ण को लेकर कारकल के रोटरी हॉस्पिटल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने इनकी जांच की, कई सारे टेस्ट किए गए। इनके मेडिकल रिपोर्ट में निकलता है जॉन्डिस, यानी बालकृष्ण पुजारी को पीलिया था। डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर तो यही कंफर्म किया। इसके बाद बालकृष्ण का ट्रीटमेंट शुरू होता है, लेकिन इससे भी इनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। कुछ दिनों के इलाज के बाद डॉक्टर इन्हें मणिपाल के केएमसी हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर भी इन्हें एडमिट किया गया, पर हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अब परिवार बालकृष्ण को लेकर मंगलुरु जाता है। वहाँ के वेनलॉक हॉस्पिटल में जांच कराया। पता चला कि पीलिया तो ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी इनकी हालत वही सेम तरह से थी। अब इसके बाद परिवार इन्हें लेकर बेंगलोर गया। यहाँ के एक जाने माने हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी निहम्स में चेक कराया।
कहीं मानसिक रूप से तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर भी सब कुछ नॉर्मल निकलता है। ऐसे ही बालकृष्ण के भाई, पत्नी प्रतिमा, एक आंटी, साले साहब संदीप, कुछ और भी रिश्तेदार, सभी इन्हें लेकर शहर से शहर और हॉस्पिटल से हॉस्पिटल दौड़ भाग कर रहे थे। ये सारी चीजें बड़े बड़े अस्पतालों में भाग दौड़ करना 25 दिनों के अंदर ही चल रही थीं। बालकृष्ण के साले साहब संदीप ने अपने सोने की चेन वगैरह भी गिरवी रख दी, उधार के पैसों का इंतजाम किया जीजाजी के इलाज के लिए। करीब 7 से 9 छोटे बड़े हॉस्पिटल्स के चक्कर ये लोग काट चुके थे, लेकिन बालकृष्ण पुजारी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। दिन प्रतिदिन ये कमजोर होते जा रहे थे, ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहे थे, बहुत कमजोरी हो गई थी। इसके बाद इन्हें बेंगलोर के विक्टोरिया हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ भी ये एडमिट हुए, जांच किया गया, लेकिन टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलता है, सब नॉर्मल था। लेकिन फिर भी इनकी हालत को देखकर इसी के अनुसार ट्रीटमेंट शुरू हुआ। खुशकिस्मती से बालकृष्ण यहाँ पर ठीक होने लगते हैं। यहाँ की दवाइयाँ असर कर रही थीं। ये 3 महीनों से परेशान थे, 25 दिनों से एक के बाद एक हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। अब जाकर थोड़ी राहत मिलती है। घर में भी लोगों ने चैन की सांस ली। कुछ ही दिनों में बालकृष्ण इतने ठीक हो गए कि डॉक्टर ने कहा कि आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस समय हॉस्पिटल में इनके साथ केवल प्रतिमा थी। अब तारीख आ चुकी थी 19 अक्टूबर 2024, शनिवार का दिन था। आज ही डॉक्टर ने बालकृष्ण को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। प्रतिमा सभी रिश्तेदारों को कॉल करके ये खुशखबरी देती है। सभी लोग धीरे धीरे घर पर इकट्ठा होने लगे। प्रतिमा और बालकृष्ण के बच्चे रिश्तेदारों के साथ थे, वही उनकी देखरेख कर रहे थे। वो भी घर पर अपने माता पिता का इंतजार करने लगे। बेंगलोर से उडुपी करीब 400 किलोमीटर दूर है। बाय रोड 8 से 8.5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। 19 अक्टूबर को ही रात में 8 बजे के आसपास प्रतिमा अपने पति को लेकर घर पर पहुंच जाती है। सभी लोग बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे थे स्वागत के लिए। पूरा परिवार बहुत खुश था। सभी ने साथ में डिनर किया, खाना पीना खाया, हंसी मजाक करते हैं। सभी ने सोचा कि आज ये लोग बालकृष्ण के साथ ही पूरा टाइम रहेंगे। बहुत दिनों के बाद वो घर पर आए हैं, उनसे बातें करेंगे, समय बिताएंगे। लेकिन फिर ये हुआ कि घर का बेटा इतने दिनों से परेशान था। बातें तो होती रहेंगी, पहले से आराम की जरूरत है, अच्छे से आराम करें। अब तो सब कुछ ठीक ही है, सबका घर आसपास में है, कभी भी आ जा सकते हैं। हम लोग कल सुबह आ जाएंगे। अब एक एक करके लोग घर से जाने लगे, लेकिन बालकृष्ण की एक आंटी थी जो शुरू से ही बेटे के साथ थी। हॉस्पिटल में प्रतिमा के साथ देखभाल करती, ये उसे अपने बेटे की तरह मानती थी। आंटी यहाँ से नहीं जाती हैं। साथ में प्रतिमा के जो भाई थे, बालकृष्ण के साले साहब थे संदीप, वो भी नहीं जाते हैं, यहीं रुक जाते हैं। बच्चे भी यहीं घर पर थे। करीब आधी रात तक ये लोग घर पर रहते हैं। उसके बाद संदीप अपने घर पर चले गए। सोचा कि आंटी जी तो यहीं पर हैं, बहन भी है, जीजा जी का ये लोग ध्यान रखेंगे। बालकृष्ण के माता पिता पुराने वाले घर पर थे, उनका भी हेल्थ ठीक नहीं था। आगे आंटी भी दोनों बच्चों को लेकर अपने घर पर चली जाती हैं। ऐसे करके सभी लोग एक एक करके घर से निकल चुके थे। बस रह गए बालकृष्ण और उनकी पत्नी प्रतिमा। रात काफी हो जाती है, ये लोग भी बेडरूम में सो गए। अब धीरे धीरे 2.5-3 घंटे गुजरता है। अचानक से प्रतिमा की नींद खुली। ये किचन में जाकर फ्रिज से बॉटल निकालकर पानी पीती हैं। इसके बाद बॉटल लेकर ही वापस बेडरूम में आई। सोचा कि अगर पति को पानी पीना हो तो वो भी पी सकते हैं, बेड से उठकर यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। जब प्रतिमा बेडरूम में जाती है और अपने पति को देखती है तो इसको कुछ अजीब लगा। उनकी सांसें नहीं चल रही थीं। ये देखकर पत्नी ने पति को चेक किया, उनको जगाने की कोशिश की। सच में प्रतिमा का संदेह सही था। पति जरा भी हरकत नहीं कर रहे थे, उठ नहीं रहे थे। पत्नी ने काफी प्रयास किया उनको जगाने का। अचानक 2.5-3 घंटों में क्या हो गया, अभी तो ठीक होकर घर आए थे। अब परेशान होकर प्रतिमा फोन घुमाना शुरू कर देती है। सबसे पहले अपने ससुर को कॉल लगाया, कहा कि आप जल्दी से घर पर आइए। बहू की इस तरह की आवाज सुनकर ससुर जी को घबराहट हुई। प्रतिमा ने एक एक कर अपने भाई संदीप समेत सारे रिश्तेदारों को घर पर बुलाया। लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उन्होंने चेक किया, ये सच में दुनिया से जा चुके थे, इनका स्वर्गवास हो चुका था। लोगों ने सोचा कि इतने दिनों से तबीयत खराब थी, अंदरूनी अंगों पर भी काफी असर पड़ा था, हृदय पर भी असर पड़ा। शायद इन्हीं सबके चलते ऐसी अनहोनी घटित हो गई, हृदय ने काम करना बंद कर दिया होगा। अब घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, सभी रोने बिलखने लगे। जब सूर्योदय हुआ तो सरकारी हॉस्पिटल से एक डॉक्टर को बुलाया गया। सुबह 8 बजे के आसपास वो आते हैं, बालकृष्ण पुजारी को चेक करते हैं। उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि ये दुनिया में नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत लोगों को डाउट था कि अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया। कल तक तो ये सबसे हंसकर बात कर रहे थे, बेंगलोर से ठीक होकर लौटे थे, थोड़े एक्टिव भी हो गए थे। फिर भी सोचा कि ऊपर वाले की मर्जी थी, जो होना था हो गया। सभी लोग यही मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन एक शख्स थे जिन्हें कुछ गड़बड़ लग रहा था। वो थे साले साहब संदीप, जिनका अपने जीजाजी से काफी लगाव था। ये इनकी बहुत इज्जत किया करते थे, अपने आभूषण तक इलाज के लिए गिरवी रख दिए थे। इन्होंने करीब से जाकर अपने जीजाजी को देखा। उनके चेहरे पर लाल लाल निशान थे, गले के पास भी कुछ निशान था।
लेकिन जब जीजाजी घर पर आए थे तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था उन पर, अब कैसे आ गया? संदीप ने अपनी बहन से इसके बारे में बात की। प्रतिमा ने कहा कि इसे भी कुछ याद नहीं, इसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। जब पति को पहली बार जगाया तो इसके हाथ में बॉटल था। परेशान होकर इसने उन पर फेंका था। शायद जगाने के दौरान नाखून भी उनको लग गया होगा। अब संदीप ने अपने जीजाजी के पिताजी संजीव पुजारी जी से बात की। उनसे कहा कि इसमें कुछ संदिग्ध लग रहा है, ये सारी घटना प्राकृतिक बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आपको एक बार पोस्टमार्टम कराना चाहिए, आखिर पता तो चले कि मृत्यु के पीछे का कारण क्या है, कौन सा ऑर्गन फेल हुआ। संदीप कई बार ये कहकर जीजाजी के पिताजी को मनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें भी अब लगने लगा कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन ये कराएं कैसे? अब अजयकर पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया गया। पुलिस ऑफिसर अपनी टीम को लेकर घर पर आते हैं। संदीप ने उनको सारा किस्सा बताया, कैसे कैसे जीजाजी की तबीयत खराब हुई, कैसे उनके चेहरे पर गले के आसपास निशान मिले हैं। ये सारी चीजें सुनकर पुलिस को भी अजीब लगता है। इन्होंने यूडीआर केस दर्ज किया बालकृष्ण पुजारी के पिताजी की तहरीर पर। इसके बाद शव को मणिपाल के केएमसी हॉस्पिटल भिजवा देते हैं। आज ही के दिन यानी 20 अक्टूबर को पोस्टमार्टम होता है और फिर घर वालों को सौंप देते हैं। आज ही अंतिम संस्कार भी हो गया। अब इंतजार था तो केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का। पुलिस भी इसका वेट कर रही थी, ये आए तो जांच करें। लेकिन यहाँ संदीप के दिल में बेचैनी थी, इनसे इंतजार नहीं हो रहा था। इन्हें सच जानना था, कैसे भी करके। ये बार बार अपनी बहन से पूछने लगे आखिर उस रात हुआ क्या था। भाई को यह भी पता चला कि उस रात जीजाजी की आंटी और भांजा भांजी भी घर से चले गए थे। केवल घर में बहन प्रतिमा थी और जीजाजी थे। मगर संदीप को लग रहा था कि आंटी घर पर ही होंगी। चूंकि ये यहाँ पर होंगे तो साले साहब निश्चिंत होकर अपने घर पर चले गए थे। आंटी ने खुद कहा था कि वो भी रुकेंगी, लेकिन इसके जाने के बाद वो भी कैसे जा सकती हैं, ऊपर से बच्चों को भी लेकर। अब भाई ने उनसे बात की। वो बताती हैं कि जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी बहन यानी प्रतिमा ने कहा कि ये यहाँ पर है, आप घर जाकर आराम कीजिए, बच्चों को भी ले जाइए। प्रतिमा ने जिद करके इन्हें बच्चों सहित घर से भेज दिया था। वैसे बहन ने अपने भाई को भी इसी तरह से भेजा था, दबाव देकर कि तुम चले जाओ, चिंता मत करो, ये यहाँ पर है, ध्यान रखेगी। बाकी सभी रिश्तेदार भी यहीं पर रुकना चाह रहे थे, लेकिन प्रतिमा ने उन पर भी दबाव बनाया था और जाने को कहा था कि ये इतने दिनों से हॉस्पिटल में थे, अब आराम करने दीजिए। आंटी ने एक और चीज बताई, भले ही प्रतिमा अपने पति के साथ एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर काट रही हो, लेकिन ये पति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही थी। जो देख रेख करती थी वो आंटी ही थी। प्रतिमा हमेशा अपने फोन में ही लगी रहती, कभी कुछ कुछ टाइप करती थी, कभी कॉल पर बात करती, ज्यादातर समय हॉस्पिटल से बाहर ही बिताती। केवल और केवल आंटी अपने बालकृष्ण बेटे के साथ थी। अब तारीख आई 25 अक्टूबर, अंतिम संस्कार को 5 दिन हो गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं थी, आने वाली थी। आज अंतिम संस्कार के रिवाज के अनुसार कोई विधि करनी थी। विधि पूरी होने के बाद संदीप फिर से अपनी बहन से बात करते हैं। इस बार इन्होंने अपनी बहन से कुछ ऐसी चीजें कहीं कि वो हैरान हो गई। इन्होंने सीधे इससे पूछा कि उस रात घर पर कौन आया था, किसने तुम्हारा साथ दिया, ये जानते हैं, बस तुम्हारे मुंह से सुनना है, सच सच बता दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आने वाला है, उसमें भी सच बाहर आ ही जाएगा। उसके बाद ये खुद ही सारा सच सबके सामने बता देंगे, इन्हें सब कुछ पता है। अब प्रतिमा ने सोचा कि भाई को अपनी तरफ करना चाहिए, सच्चाई बताकर माफी मांग लूंगी, सगा भाई है, माफ कर देगा और साथ देगा। बहन ने कहा ठीक है, ये सब कुछ बताएगी। संदीप ने चुपके से अपने मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लिया। जो भी चीजें बहन बताती है वो सब कुछ इनके फोन में रिकॉर्ड हो जाता है। अब इसने क्या कहा ये बताने से पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं। ये कहानी करीब 1 साल पहले की है, 2023 के आसपास की है। बालकृष्ण और प्रतिमा दोनों का काम बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों अच्छे पैसे कमा रहे थे, साथ में सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थे। ये कपल इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं। प्रतिमा को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, लग्जरी लाइफ स्टाइल का शौक था। 18 साल की एज में इसकी बालकृष्ण से शादी हो गई थी। ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई थी, अपनी मर्जी की जिंदगी आगे नहीं जी पाई थी, लेकिन अब जब ठीक ठाक पैसे कमाने लगी तो सोचा कि शौक पूरे करेगी। इससे पति को भी कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वो तो हमेशा इसको सपोर्ट करते हैं। जब प्रतिमा ने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने शुरू किए तो कई सारे लड़के प्यार भरे कमेंट्स करने लगे, मैसेज करते हैं, कुछ तो प्रपोज भी करते हैं। कई बार प्रतिमा ने मजाक मजाक में ये सब कुछ अपने पति को भी दिखाया। अभी तक रिश्ते में सब कुछ ट्रांसपेरेंट था, लेकिन फिर अचानक से प्रतिमा का अपने फोन में कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड होने लगा। दिन भर तो ब्यूटी पार्लर में काम करती और बाकी समय फोन में लगी रहती। कई बार इलाके के कुछ लोगों ने प्रतिमा को किसी लड़के के साथ घूमते हुए भी देखा। उन्होंने ये बात बालकृष्ण को बताई। अब पति अपनी पत्नी से बात करते हैं, पूछते हैं आखिर तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है। भले ये दोनों एक छत के नीचे हों, लेकिन साथ नहीं हैं। उस शख्स की वजह से पति पत्नी में काफी कलेश भी हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को बीच में आकर मामला सुलझाना पड़ा था, लेकिन फिर ये चीजें शांत हो जाती हैं, मामला दब जाता है। प्रतिमा अपनी शादी को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए उस लड़के से बात करना छोड़ दिया, बंद कर दिया। वापस से पति पत्नी का रिश्ता पहले की तरह हो गया। 25 अक्टूबर 2024 को बहन प्रतिमा अपने भाई के सामने सारा कुछ कन्फेस करती है।
जिसे संदीप ने सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लिया। प्रतिमा ने ही उसी लड़के के साथ मिलकर बालकृष्ण के साथ वो सब कुछ किया था। यही नहीं, पति के साथ पिछले 3 महीनों से जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे भी इन दोनों का ही हाथ है। जिस लड़के के साथ मिलकर इसने सब कुछ किया उसका नाम था दिलीप हेगड़े। 28 साल का एक आदमी जो पहले मुंबई में रहता था। इसने बीकॉम कर रखा था। इसके जो पिता थे वो उडुपी के जाने माने बिजनेसमैन थे। इनका कारकल में बालाजी नामक लॉज कम रेस्टोरेंट था। इसके अलावा कई और इलाकों में बार्स और पब्स थे। ये एक करोड़पति आदमी है। इनका ही बेटा था दिलीप हेगड़े। इसने अपने ज्यादातर समय सबसे अलग मुंबई में बिताए थे, लेकिन कोविड के बाद ये वापस अपने घर उडुपी आ जाता है। पिता के बिजनेस को भी संभालना था। इंस्टाग्राम पर इसकी मुलाकात प्रतिमा से होती है। इससे ही प्रतिमा चैट करने लगी, बात करने लगी। ये इससे करीब 8 साल छोटा था। दिलीप का घर कारकल के हिरगन विलेज में था। चूंकि दोनों के घरों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी तो ये आपस में मिलने लगे। तभी किसी परिचित ने इनको देख लिया था और बालकृष्ण को बता दिया। इसके बारे में बालकृष्ण अपने साले साहब संदीप को भी बताते हैं। सबके समझाने बुझाने के बाद प्रतिमा मान गई और दिलीप से बात करना बंद कर दिया। ऐसा सबको लगा, लेकिन होता नहीं है। प्रतिमा को दिलीप से प्यार हो चुका था। दिलीप को भी इससे प्यार हो चुका था। दिलीप इससे शादी करना चाहता था, लेकिन ये कैसे करे। बीच में एक ऑब्स्टिकल था, जो था बालकृष्ण। वो कभी डाइवोर्स भी नहीं देगा क्योंकि 2 बच्चे हैं। शादी को 18 साल हो चुके हैं। वो इससे बहुत प्यार करता है। पति ने ही अपनी पत्नी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाकर बिजनेस शुरू कराया था और उसको पैरों पर खड़ा किया, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। पत्नी भी खुद का कमाने लगी। हाथ में पैसा आया तो ये पति पर आश्रित क्यों रहे। इसको भी अब अपने मन का करना है। अगर पति रास्ते से हट भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ये खुद का कमाती है। बच्चे भी दादा दादी के घर पर रह लेंगे। वैसे ही अपने बच्चों से भी ठीक से बात नहीं करती थी। वो भी अपनी माँ से ज्यादा पिता के साथ रहना पसंद करते थे। पिता ही उनकी देखभाल करते थे, उनका ध्यान रखते थे। अब दिलीप और प्रतिमा ने मिलकर प्लान बनाया। इन्हें ऐसे घटना अंजाम देना था जैसे प्राकृतिक लगे। उसकी कई दिन से तबीयत खराब थी तो दुनिया से चला गया। इससे कोई इन पर शक भी नहीं करेगा। इसी को लेकर दिलीप गूगल पर रिसर्च करने लगा। मूवीज देखता, क्राइम शोज देखता, कहीं से कोई आइडिया मिले। केमिकल्स के बारे में रिसर्च करते करते इसको एक कंपाउंड के बारे में पता चल जाता है। हम आपको उसका नाम नहीं बता सकते। उसका प्रयोग स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स करते हैं, साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए, लैब में। मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज है। कीमोथेरेपी के दौरान इसका उपयोग करते हैं। ये काफी खतरनाक कंपाउंड है। गलत यूज हुआ तो बॉडी पर काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। अंदरूनी अंगों पर असर पड़ेगा, उल्टी दस्त होंगे, अंदरूनी अंग काम करने बंद कर देंगे। दिलीप ने यह कंपाउंड चूज किया। अब इसके बारे में रिसर्च करता है। हालांकि ये हर जगह पर नहीं मिलता और किसी को भी नहीं मिल जाता। लैब के सामान सप्लाई करने वाले स्कूल कॉलेजेस में ही देते हैं, वो भी प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद। जून 2024 में दिलीप उडुपी के रमस लैब जाता है। वहां पर 500 ग्राम कंपाउंड का ऑर्डर दिया, जिसकी कीमत थी करीब 625 रुपए। खुद को दिलीप ने मेडिकल स्टूडेंट बताया। हालांकि इसने आईडी कार्ड ओरिजिनल दिए ताकि लैब वाला ज्यादा सवाल न करे, उसको शक न हो जाए। कहा कि मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरत है। इसने जून में कंपाउंड खरीद कर जुलाई में प्रतिमा को दे दिए। उस समय मेला लगा हुआ था, कोई त्योहार था। भीड़ का फायदा उठाकर इसने उसको दे दिए। इसे छिपाकर प्रतिमा अपने घर पर ले गई और अगस्त के महीने से अलग अलग खाने की चीजों में थोड़ा थोड़ा मिलाकर बालकृष्ण को देने लगी। एक झटके में कुछ हुआ तो शक हो सकता है, इसीलिए धीरे धीरे स्लो मोशन में घटना अंजाम देंगे। बालकृष्ण की तबीयत बिगड़ती गई। प्रतिमा हॉस्पिटल ले जाने का और परेशान होने का ढोंग करती। सब प्लान के तहत था। जानबूझकर पति का ज्यादा ध्यान नहीं रखती, कहीं वो ठीक ना हो जाए। खुशकिस्मती से बालकृष्ण की तबीयत अक्टूबर के महीने में ठीक होने लगी। 19 अक्टूबर को डॉक्टर इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। इस चीज ने प्रतिमा को हैरान कर दिया। इसकी बेचैनी बढ़ने लगी। अब इसने अपने प्रेमी को कॉल करके कहा कि अब बहुत हो गया, अब ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, घटना को आज ही अंजाम देंगे। तुम देर रात में इसके इशारा करते ही घर पर आ जाना। प्लान ए तो फेल हो गया, अब प्लान बी था। प्रतिमा साजिश के तहत सबको कन्विंस करके घर पर भेज देती है। जब आधी रात तक सभी लोग चले गए तो प्रतिमा ने दिलीप को घर पर बुलाया। 2 व्हीलर से दिलीप यहाँ पर आता है। 100 मीटर पहले उसने व्हीकल को पार्क कर दिया और पैदल घर पर आया। प्रतिमा ने घर का दरवाजा खुला रखा था ताकि उसको नॉक करने की जरूरत ना पड़े, कहीं दरवाजा खटखटाने की आवाज से पति उठ ना जाए। घर आते ही दिलीप को प्रतिमा बाथरूम में छिपा देती है। अब इंतजार था पति की गहरी नींद में सोने का। रात में 1:30 बजे के आसपास जब लगा कि वो सो गए तो उसके बाद दिलीप को ये बाहर निकालती है। उसके साथ बेडरूम में गई। दिलीप तकिया उठाता है और पति के चेहरे पर रखा। पति जग जाते हैं। उन्होंने विरोध किया, लेकिन पत्नी उनके ऊपर बैठकर हाथ पर पकड़ लेती है, फिर गले पर भी हाथ रखा। कुछ ही देर में मामला शांत हो जाता है। इसके बाद 2:30 बजे के आसपास प्रेमी को वापस भेज दिया। रूम को ये ठीक करती है, बिस्तर ठीक करती है। उसके बाद 3 बजे से इसने नाटक शुरू किए। परिवार को, रिश्तेदारों को कॉल करने लगी। ये सारी बातें संदीप ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जिसे ये जीजाजी के भाई रामकृष्ण को भी सुनाते हैं। इसके बाद ये लोग अजयकर थाने पहुंचे। वहां पर ऑफिसर को सुनाते हैं।
बालकृष्ण के भाई रामकृष्ण ने IPC 302 के तहत मामला दर्ज कराया अपने भाई की पत्नी और दिलीप के खिलाफ। इसी 25 अक्टूबर को पुलिस की टीम घर पर पहुंची और प्रतिमा को अरेस्ट किया। दिलीप को उसके घर से हिरासत में लिया गया। पुलिस की एक टीम उन डॉक्टर से जाकर बात करती है जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। वो लोग प्रोसेस के दौरान कुछ नोट भी तैयार करते हैं जिसके आधार पर प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होती है। डॉक्टर से बात करने पर वो बता देते हैं कि बालकृष्ण की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी बल्कि उनका कत्ल हुआ है। ये दोनों भी अपना जुर्म स्वीकार कर लेते हैं। पुलिस ने रमन्स लैब में जाकर उसके ओनर से बात की। उन्होंने भी कंफर्म किया कि केमिकल कंपाउंड यहीं से गया था। ये सारे बिलिंग रिकॉर्ड्स दिखा देते हैं। पुलिस ने दिलीप की एक कार, 2 व्हीलर, दोनों का मोबाइल फोन, सिम कार्ड, घटना में यूज किया गया तकिया, चादर, सब कुछ जब्त कर लिया। आगे ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। 4 नवंबर को बालकृष्ण के परिवार जिसमें उसके पिता, साले साहब, भाई, बहन, रिश्तेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उडुपी प्रेस क्लब में। बालकृष्ण के पिता ने कहा कि आरोपी दिलीप के पिता अपने पैसों की पावर्स और कनेक्शंस का इस्तेमाल करके केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रहा है। साले साहब संदीप के पास भी कई अननोन कॉल्स आए थे जिसमें केस वापस लेने के लिए करोड़ों रुपए ऑफर किए गए, लेकिन इन्होंने नकार दिया। वहीं दिलीप के पिता ने भी कई मीडिया आउटलेट से बात की, कहा कि इनका बेटा इनोसेंट है, उसको फंसाया जा रहा है। ये उडुपी के वेंकटरमन मंदिर में जाकर पूजा भी करते हैं। बालकृष्ण का परिवार DYSP ऑफिस में जाकर लिखित में निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हैं। ऑफिसर ने भी आश्वासन दिया कि जल्दी इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा और ट्रायल शुरू होगा। आगे दिलीप और प्रतिमा उडुपी सेशन कोर्ट में बेल के लिए अर्जी लगाते हैं, लेकिन कोर्ट ने 4 मार्च 2025 को रिजेक्ट कर दिया। फिर दिलीप कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, जहां से 2 अप्रैल 2025 तक इसको बेल मिल गया। ये जेल से बाहर आ गया। प्रतिमा जेल में है और प्रेमी बाहर। बालकृष्ण का परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वैसे दोनों बच्चों का ध्यान उनके दादा दादी और मामा रखने को तैयार हैं। तो वीडियो के ऊपर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।